हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 2, 4, 10 वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरीके के पेमेंट के लिए बोलते हैं। यहां पर आप सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा, जहां हमने इस पूरे चैप्टर को 1 घंटे में समेटा। इस चैप्टर से जुड़े हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया, कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखा, जाना, समझा, बहुत कुछ सीखा। इसके बाद हमने प्रैक्टिस की एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां हमने देखे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भीतर, जिसे हम अपने बोर्ड एग्जाम एज वेल एज हमारा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डील किया, किस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट के कितने वर्ड लिमिट्स होने चाहिए, किस तरीके से हम टू द पॉइंट आंसर करें, किस तरीके से शॉर्ट के आंसर करें। और अब आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो आंसर होता है उसका वर्ड लिमिट जो है वो बढ़ जाता है, क्वेश्चन की डिमांड यहां पर बढ़ जाती है और हमारा आंसर जो होता है वो लंबा लंबा सा हो जाता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा यहां देखने को मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं अपने इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और पहला सवाल हमसे कहता क्या है, एक नजर डालेंगे। पहला सवाल कहता है कि नेम द लॉ दैट स्टेट्स दैट द सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई तो एक लॉ था हमारे पास, मतलब हमारे इस चैप्टर में कोई तो एक लॉ था हमारे पास, जिस लॉ ने हमें यह बताया कि सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये कोई तो एक लॉ था जिसने हमें ये चीज बताया, ठीक है। और उस लॉ का हमें नाम बताना है। उसके बाद कहता है व्हाट आर दी 5 फैक्टर्स, वो कौन से 5 फैक्टर्स है दैट इन्फ्लुएंस दीज वैल्यूज। तो मतलब इसके बाद हमें इस लॉ के बारे में बताना है, इस लॉ के नाम के बारे में बताना है, और साथ साथ हमें इस लॉ में जो हमने 5 फैक्टर्स देखा था जिनके कारण ये जो वैल्यूज हैं वो देखने को मिलता है, ये जो वैल्यूज है वो चीजें डिसाइड की गई इस लॉ में, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो जैसे ही हम अपने इस स्टेटमेंट को देखते हैं, कौन सा 2-3 वर्ड्स है, जब हम वर्ड्स के गेम को समझ जाते हैं, हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें याद है कि जब हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे वहां पर हमें ये चीज देखने को मिला। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये चीज कही थी कि सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और साथ साथ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में हमें ये देखने को मिला था कि जब हम P प्लस Q का हम स्क्वायर करते हैं इस तरीके से होल स्क्वायर, तो हमें देखने को मिलता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कुछ यही हमें देखने को मिलता है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें ये चीज बता रहा है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ये पहला पार्ट है कि नेम द लॉ। तो नेम द लॉ का मतलब हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो वही कहता है कि द लॉ दैट स्टेट्स दैट द सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो यहां पर क्लियर ये लिख दिया है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर हमने इसे देखा था, जाना था, समझा था। एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात की जाए, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन यहां पर हमें देखने को मिला था दैट वाज P प्लस Q का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अब हमें P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। दैट इज कि ये कांस्टेंट है। ये 1 लिखने का मतलब यहां पर ये कांस्टेंट है। हमें समझ में आ रही चीजें। हमारे पास टोटल कुछ ऐसे 5 फैक्टर्स के बारे में हमें बताया गया था कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो इन वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहता है कि 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज वैल्यूज आर। तो वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से थे, हमें उनके बारे में भी डिस्कशन करना है। तो फिलहाल के लिए हम ये देख रहे हैं कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने हमें ये बताया, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के माध्यम से हमें ये जानने को मिला दैट इज
कि किसी भी पॉपुलेशन में बात करें तो कह रहा है कि मतलब सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको हम लोग एक अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज p प्लस क्यू का स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देखने को मिलता है। सो दिस इज ए सिंपल थिंग अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, उसके स्टेटमेंट एज वेल एज उसके इस अलजेब्रिक इक्वेशन की बात की जा रही है। अब देखो मुद्दा ये होता है कि जब कोई टॉपिक हमसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो हमारा एम होना चाहिए ऐसा कि जब हम उसे लिख रहे हैं तो हम उससे जुड़े किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना छोड़ दें, और जब बात आ जाती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो हमें जितना ज्यादा हो सके इसके बारे में लिखना चाहिए। ज्यादा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पाथ से भटक जाएं, हमें अपने पाथ पे ही चलना है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में भी जितने पॉसिबल हो सकते हैं हमें यहां पर लिखना होता है। अब जैसे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात की जा रही है तो हमने उसके स्टेटमेंट को यहां मेंशन किया, साथ साथ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के इस अलजेब्रिक इक्वेशन को भी हमने यहां पर मेंशन किया। इससे क्या होगा कि जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं तब आपका आंसर शीट जो है वो कंप्लीट दिखता है, आपको जो मार्क्स हैं वो पूरे पूरे मिलते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम एक आंसर को लिखते हैं। तो ये पहला, चूंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया क्या कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बता रहा है, साथ साथ एक इक्वेशन हमें दे रखा है। तो इसको आप पहले नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके 5 फैक्टर्स के बारे में। ये जो 5 फैक्टर्स जो हमसे पूछा जा रहा है, ये 5 फैक्टर्स, इस 5 फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जब हम इन 5 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से 5 फैक्टर्स थे हमारे पास, तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है दैट इज द जीन माइग्रेशन, या फिर जिसे हम लोग जीन फ्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला है दैट इज द जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। तो जीन माइग्रेशन हमें क्या बता रहा है कि व्हेन ए माइग्रेशन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस अकर्स, ध्यान से देखना क्या कहना ये चाह रहा है कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलेशन है, ये कोई पॉपुलेशन हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से पहले एक आउटलाइन यहां बना लेते हैं। एक पॉपुलेशन की बात की जाए, ये पॉपुलेशन है कोई, इसमें कोई पॉपुलेशन p इसमें रहता है, ठीक है। पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि बहुत सारे, अगर किसी इंसान की ही बात की जाए तो बहुत सारे इंसानों का एक झुंड, एक पॉपुलेशन है, वो यहां रहता है। अब कह रहा है कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, अब क्या होता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो यहां से माइग्रेट करता है किसी और जगह पर, ठीक है। यहां पर किसी P1 जो है ये कहीं माइग्रेट करता है P2 की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है P2 की तरफ माइग्रेट करता है, तो P2 की तरफ तो यहां पे क्या है, इस P2 के साथ साथ हमें यहां पर P1 भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर P1 और P2 में अगर किसी तरीके का क्रॉस होता है, P2 अगर P1 में अगर किसी तरीके का क्रॉस होता है तो यहाँ पर कुछ हमें ऑफ स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इन ऑफ स्प्रिंग्स में कैसी खासियत रहेगी, तो इस वाले पॉपुलेशन का भी इस ऑफ स्प्रिंग में खासियत देखने को मिलेगा और इस वाले P2 वाले का भी यहाँ पर खासियत देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसके अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे इन जनरल की बात करते हैं तो ये ऑफ स्प्रिंग जो P2 का है इसमें P2 वाले ही कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं, बट यहां पर हमें P1 के भी कैरेक्टरिस्टिक इस ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। तो कहता है वही चीज की कि जब माइग्रेशन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। अब कह रहा है कि द न्यू जीन्स एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, there would be gene flow in this gene migration happens multiple times। तो ये वाली चीजें होती हैं जब यहाँ पर किसी पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है तो यहाँ पर ये हमें फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमारा हो गया जीन माइग्रेशन, या जिसे जीन फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे सामने है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता है, दैट इज कि वो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज इट इज एन इवोल्यूशनरी फोर्स ऑपरेटिंग इन ए स्मॉल पॉपुलेशन वेयर द जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय चांस लीडिंग टू द लॉस ऑफ सम जीन्स और गेन ऑफ अदर इररिस्पेक्टिव टू देयर सेलेक्टिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए समझते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसका दूसरा फैक्टर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि इट रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द जीन of the certain trait when a selection of the population migrates or dies in the natural cavity। अब समझने की कोशिश करते हैं
कह रहा है कि इट रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द जीन, एलिमिनेशन करना है हमें जीन का ऑफ ए सर्टेन ट्रेट्स व्हेन ए सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन माइग्रेट्स और डाइज इन ए नेचुरल कैलामिटी। अब क्या है कि कोई पॉपुलेशन जो है कहीं माइग्रेट करता है, वहां की जहां ये माइग्रेट कर रहा है वहां का इन्वायरमेंट अलग है, वहां का एडेप्टेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेके चले तो जो अफ्रीका के जंगलों की बात है, या फिर अफ्रीका में मलेरिया कॉज करने वाले मच्छर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसका नतीजा ये होता है कि वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वहां के जो ह्यूमंस हैं, उनके अंदर मलेरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है वो बाइकनकेव से चेंज हो जाता है सिकल शेप में, जस्ट बिकॉज कि जब वो सिकल शेप का हो जाता है तब मलेरिया के पैथोजन वहां ग्रो नहीं कर पाते, मलेरिया के पैरासाइट वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां के ह्यूमंस हैं उनका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए हमने देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर, ये टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जहां पर वैलिन आकर के बैठ जाता है और इस वैलिन के आने से वहां पर ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलता है। वैलिन कहां पर आके बैठता है तो हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे पोजीशन पर जाकर के बैठता है और इसके कारण इस रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलता है और इस ऑक्सीजन टेंशन के कारण इसका शेप जो है वो खिंच जाता है और इलोंगेटेड शेप सिकल शेप का ये हो जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर वही चीज कहता है कि जब ये कोई पॉपुलेशन जो है किसी जगह माइग्रेट करता है तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और फिर इस कारण से क्या होता है एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर जो जीन्स की जो खासियत है वो चीज चेंजेस, उस जीन्स में चेंजेस देखने को मिलता है। कह रहा है कि इट इज एन इवोल्यूशनरी फोर्स ऑपरेटिंग इन द स्मॉल पॉपुलेशन वेयर बाय द जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस by chance leading to the loss of some genes or gain of other irrespective to their the selective advantages or disadvantages। तो क्या है, एक तरीके का इवोल्यूशनरी फोर्स है। कहने का मतलब कि इवोल्यूशन में हमने देखा है कि हमेशा हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने बेटरमेंट की तरफ जाएं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हमें अभी देखने को मिल रहा है हम ये कोशिश करते हैं कि आने वाले जनरेशंस में वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए, वो सॉर्ट आउट हो जाए और फिर क्या है कि जो भी लिविंग्स हैं, जो भी ह्यूमंस हैं वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। जो भी डिफरेंट एनिमल्स हो गए या फिर कोई प्लांट हो गया या फिर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो गया। फॉर एग्जांपल हमने ये भी देखा था कि जब एक बैक्टीरिया को हम लोग एंटीबायोटिक देकर के मार रहे हैं, जब एक बैक्टीरिया को उसको एंटीबायोटिक देकर के उसको किल किया जा रहा है तो बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने अंदर एक रेसिस्टेंस को तैयार कर रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि जितने डोज से हम किसी नॉर्मल इंसान को अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो पहले जिस डोज के मदद से हम उन बैक्टीरिया को किल कर देते थे, आज के समय में वो डोज काफी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आज के समय हमें एंटीबायोटिक का डोज जो है वो बढ़ाना पड़ गया जस्ट बिकॉज कि वो बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा इवॉल्व हो गए, वो रेजिस्टेंट हो गए वो एंटीबायोटिक से, उन्होंने अपने आप को थोड़ा इवॉल्व कर लिया। तो ये कह रहा है कि एक तरीके का जीन फ्रीक्वेंसी है, बाई चांस ये बढ़ता है, इसमें कहीं कहीं किसी जीन का लॉस होता है, किसी जीन का यहां पर गेन होता है। यहां पर क्या होता है कि जिस तरीके का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इन सबको देख करके जब जीन्स के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, सो दिस इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको भी नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे फैक्टर की तरफ कि तीसरा फैक्टर क्या है, ठीक है। तीसरा फैक्टर है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में तो हमने इतनी बार देख लिया है कि म्यूटेशन तो है कि हम कहीं भी हमसे नींद में भी अगर पूछा जाए कि म्यूटेशन क्या होता है तो हम उसका बिल्कुल बिंदास तरीके से आंसर कर सकते हैं, हम कभी भी इसका आंसर कर सकते हैं। म्यूटेशन सिंपली क्या है, हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नामक चैप्टर से ही इसे देखना इसे शुरू कर दिया था। सिंपल कह सकते हैं कि म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बाद जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अब सीक्वेंस जो है कैसे डिस्टर्ब होता है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यहां पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की, यहां पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, हमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। एक्चुअली ये चेंज कैसा होता है, तो ये डिस्टर्ब्ड चेंज होता है, ये डिस्टर्ब हो चुका होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मजा आ रहा है इसको, ये डिस्टर्ब हो गया। ये जो इसका जो नेचुरल फ्लो था, नेचुरल जो इस जीन का सीक्वेंस था, चेंज इन द सीक्वेंस, एक्चुअली किस में चेंज होता है तो इसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। और जेनेटिक मटेरियल कहने का बात है कि हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। किसी वायरस को अगर हम इंक्लूड कर दे तो हम कह सकते हैं कि हम आरएनए को भी इंक्लूड कर सकते हैं,
अभी किस चीज में चेंज होता है, तो ये जो इसका सीक्वेंस है, इसके जो बेस हैं, इसके सीक्वेंस में चेंज होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक सीक्वेंस बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं, जैसे इसकी एक सीक्वेंस हम तैयार करें कि ए का टी के साथ सीक्वेंस है, टी का ए के साथ सीक्वेंस है, फिर जी का हमें सीक्वेंस देखने को मिला, फिर टी का ए के साथ हमें देखने को मिला, फिर सी का जी के साथ देखने को मिला, और फिर क्या है कि हमें टी का वापस से ए के साथ देखने को मिला, फिर सी का फिर जी के साथ देखने को मिला, फिर ए का जो है वो टी के साथ देखने को मिला। इस तरीके से एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस क्या है, किसी तरीके का कोड कर रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस किसी तरीके का कोड कर रहा है। अब इस कोडिंग से क्या होता है कि बीच का एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है यहां से डिलीट हो जाता है, या फिर किसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है। अब एज अ रिजल्ट हमें जो यहां पर था, हमारे पास था ए टी जी टी सी ए। अब इसके जगह पर हमें यहां पर देखने को मिलेगा ए डबल बॉन्ड टी, फिर हमें देखने को मिलेगा टी यहां पर ए, फिर हमें देखने को मिलेगा जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर हमें ये वाला डिलीट हो गया तो हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और फिर टी डबल बॉन्ड ए, फिर यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और फिर ए डबल बॉन्ड टी। इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कोड के जाने से इसका जो कोडिंग होगा, ये थोड़ा सा ये कोड जो है वो चेंज हो जाएगा, ये कोड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके की चीजें जो है उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर जीन के बेस पेयर में चेंज आ गया। अब चूंकि इसमें चेंज आ गया है तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि इसमें क्यों चेंज हो गया या क्यों डिलीट हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी म्यूटाजेन का यहाँ पर वास हो गया हो। म्यूटाजेन कहने का मतलब वो एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट जो कि म्यूटेशन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं जैसे यूवी रेज, ये एक तरीके का म्यूटाजेन है जिसके आने से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो एक ये भी इसका फैक्टर है। कह रहा है कि द सर्टेन हेरिटेज चेंज विच इज अ डायरेक्शनलेस इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। और ये क्या होता है, इसके बारे में कहते हैं कि ये डायरेक्शनलेस होता है। इसके साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि ये कैसा है, तो ये रैंडम होता है, ये रैंडम है और रैंडम एंड डायरेक्शनलेस है। ये कौन है, तो ये म्यूटेशन रैंडम है और डायरेक्शन लेस होता है। ये इसकी खास बात है, ठीक है। इट ऑल्टर्स द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमने देखा कि ये इसका नेचुरल मेकअप है, ये इसका नेचुरल सीक्वेंस है, लेकिन हमने जब इसके एक बेस को यहां से गायब कर दिया तो हमने देखा कि जो इसका सीक्वेंस है दैट इज ए टी जी टी सी टी सी ए, अब वो चेंज हो चुका है ए टी जी सी टी सी ए, मतलब बीच में से एक टी यहां पर गायब हो गया। एक थाइमीन जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था एडेनिन के साथ, वो गायब हो चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि इसका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उन 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी म्यूटेशन भी है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात करें आगे, इसको इरेज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। यहां पर क्या है कि जब हम अपने दूसरे अपने दूसरे कहने का मतलब कि जो हमारा जो फोर्थ है दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे हमें याद करते हैं हम एक चीज दैट इज, हमने कभी तो पढ़ा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक, मतलब ये जेनेटिक्स के पार्ट से चला आ रहा है अभी तक। यहां पर कह रहा है कि दिस इज द phenomenon occurs during the gamete formation when the chromosome passes from the parents to offspring which show new combination of characters। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई मेल पेरेंट है, यहां पर कोई मेल पेरेंट है और यहां पर कौन है, यहां पर कोई फीमेल पेरेंट है, यहां पर फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट ने रिलीज किया अपना मेल गैमेट, मेल पेरेंट ने रिलीज किया यहां पर अपना मेल गैमेट, यहां पर फीमेल पेरेंट ने रिलीज किया अपना एक फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। और ये गैमेट कैसे बनता है, तो कहने का मतलब है कि मेल जो 2n है और फीमेल्स भी जो 2n है, ये अपने गैमेट को कैसा n और n, कहने का मतलब है कि इनके अंदर मियोसिस दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन जो होता है वो देखने को मिला। मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद थे मेल पेरेंट में उसका हाफ होता है। सेम इन द केस ऑफ फीमेल्स, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ होता है। एंड दिस हाफ क्रोमोसोम वाले जो गैमेट्स हमें बनते हैं, ये गैमेट्स फिर आपस में करते हैं फ्यूज, और आपस में फ्यूज करने के बाद बनाते हैं यहां पर कुछ और नहीं बल्कि जाइगोट। और ये जाइगोट एक एन इधर से लेता है और एक एन इधर से लेता है,
दैट इज वाई ये जो हो जाता है, ये हो जाता है 2n वापस से। अब ये 2n का मतलब है कि एक n जो है उसका फादर से आया है, दूसरा n इसके मदर से आया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जाइगोट के अंदर फादर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे और इस जाइगोट के अंदर मदर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आया है उसके अंदर कुछ तो नया बन रहा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो वही कह रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये तब होता है जबकि गैमेट बनता है, और गैमेट जो होता है व्हेन क्रोमोसोम पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहां पर क्या है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग निकला है और वो कहां गया है, उनके बच्चों तक गया है। ये एक नया तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को बिल्कुल मिलते हैं कि जो नया ऑफस्प्रिंग आता है वो अपने माँ बाप की तरह तो होता ही है, लेकिन हम कह सकते हैं क्या कि वो हूबहू 100% कॉपी होता है? नहीं होता है। कभी उसका आंख उसके माँ की तरह है, तो कभी उसके नोज का जो शेप है उसके फादर की तरह है, उसके हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फादर की तरह है, तो वो उसके बोलने का स्टाइल जो है वो उसके मदर की तरह है। मतलब इस तरीके का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, एक नया पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज यहां पर कहता है दैट इज अबाउट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं अपने पांचवें फैक्टर दैट इज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सिंपल हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इवोल्यूशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हमें डार्विन साहब ने बताया था। और ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि कहने का मतलब है कि नेचर सेलेक्ट कर रहा है खुद से, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने जब खुद से सेलेक्ट किया, दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। और हम इंसान जब अपने मन मुताबिक किसी चीज को चुनते हैं वो आ जाता है अंडर द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचर कैसे किसी चीज को चुनेगा? अगर हम इंसान की बात करें, अगर हम ह्यूमंस अगर आर्टिफिशियली किसी चीज को चुनना चाहते हैं तो हम कैसे चुनते हैं? हम ऐसे चुनते हैं कि जो हमारे यूज का हो। हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मदद से हम उस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वहां पर हमें जो चाहिए होता है हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन ऐसा हो जाता है कि जो नेचर जिस चीज को फेवर कर रहा हो। कहने का मतलब है कि यहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 है, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है। और फिर क्या हुआ कि नेचर को यहां पर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ाना है। यहां पर इन सभी में क्या हुआ? इन सभी में हुआ इवोल्यूशन होना है और इनको फिर आगे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट करना है। इस केस में एक्चुअली होता क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के केस में यह होता है कि जो फिटेस्ट है उसका सर्वाइवल होता है और जो फिट नहीं है उसकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि नेचुरल सिलेक्शन का कहने का मतलब यह है कि जो इन्वायरमेंट में फिट है, सुटेबल है, वो आगे की ओर बढ़ेगा और जो इन्वायरमेंट में फिट नहीं है उसकी डेथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज अ फेनोमेनन बाय विच सम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग द ट्रेट्स दैट इनेबल देम टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एट अ हायर रेट आर फेवर्ड एंड हेंस दे लीव मोर सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन देन अदर्स। तो जो फिट है उसका सर्वाइवल तय है और जो फिट नहीं है उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको भी आप पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ठीक है, करें डिस्कशन थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यही है हमारा कि ये म्यूटेशन था। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का जो डिमांड था दैट इज कि इट वाज अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इससे कहने का मतलब है कि सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p + q के स्क्वायर से, दैट इज p² + 2pq + q² इक्वल्स टू 1। 5 फैक्टर की बारे में बात की जाए तो नंबर 1 इज जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरीके से कंप्लीट किया हमने अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है। तो आ चुके हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन की तरफ एक नजर डालेंगे कि हमसे पूछता क्या है। ये तो पूछ रहा है हमसे कुछ ऐसा कि एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन डिटेल, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। तो बात की जा रही है अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दो तरीके के इवोल्यूशन हमें देखने को एक्चुअली मिलते हैं। जब हम यहां पर बात करें तो एक हमें देखने को मिलता है दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एक तरफ बात करें तो हमारे पास आ जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक तरफ क्या आ जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
नाम से ही क्लियर दिखता है, अगर नाम से क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा अगर हम समझ ले तो ये 100% है कि ये क्लियर हो जाएगा। डाइवर्ज, डाइवर्ज, कन्वर्ज, डाइवर्ज, कन्वर्ज, समझ में आ रहा है? डाइवर्ज कहने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से ये निकला है और ये अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करता है, और जैसा इसका एडेप्टेशन है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस आते हैं, एंड दिस इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और वहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है कि जिसका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, जिसका ओरिजिन है वो अलग अलग है, लेकिन इसके फंक्शंस के कारण हमने इसे एक जैसा काम करते हुए देखा, एंड दिस इज सॉरी, एंड दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें, कहता है कि एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन डिटेल, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यही हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट इज अबाउट कि इसमें हमने देखा था अबाउट होमोलोगस स्ट्रक्चर, यहां पर हमने डिस्कस किया था अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन्स में हमें देखने को क्या मिला था कि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन इनका फंक्शंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और साथ साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर हमें देखने को मिला था एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में हमें यहां देखने को मिला था। अब एनालोगस ऑर्गन्स कौन से थे? तो एनालोगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्गन्स थे जिन्हें हमें देखने को मिला था जिनका ओरिजिन तो अलग अलग है, ओरिजिन जिनका अलग अलग है, लेकिन ये काम जो है वो एक जैसे कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर इसकी बात करें तो हम लिखते हैं यहां पर कि इनका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन जो है ये इनका डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो वो सेम है। वहीं यहां पर कहानी उल्टा हो जाएगा, और यहां पर अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है वो यहां पर हमें सेम देखने को मिलता है, और साथ साथ अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है वो हमें यहां पर डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो विंग है और बटरफ्लाई का विंग है उसका ओरिजिन अलग है, और बर्ड्स का जो विंग्स है उसका ओरिजिन अलग है। दोनों के ओरिजिन्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए तो दोनों उड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, फ्लाइंग पर्पसेस दोनों का यूज करते हैं, तो दिस इज द सेम। अगर होमोलोगस ऑर्गन की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, होमोलोगस ऑर्गन की अगर एग्जांपल की बात की जाए, अगर हम इसके एग्जांपल को अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं लिम्स ऑफ ह्यूमंस, लिम्स ऑफ व्हेल, लिम्स ऑफ चीता, लिम्स ऑफ बैट, इन सबको हम यहां रख सकते हैं। अगर एक ह्यूमन के लिम्स की बात करें, फोर लिम्ब की अगर हम बात करें, मतलब इस लिम्स की बात की जा रही है, ऊपर वाले लिम्स की, सामने वाले लिम्स की, तो फोर लिम्ब का मतलब ये होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो फोर लिम्ब है हम इसका लिखने के लिए यूज करते हैं, हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, हम खाना खाने के लिए यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। लेकिन अगर यही फोर लिम्ब अगर हम चीता के पास देखें तो वो क्या करता है? फॉर रनिंग, फॉर वॉकिंग, इन सब चीजों के लिए यूज करता है। इसके बाद अगर हम वेल की बात करें तो वेल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यही फोर लिम्ब से वो क्या करते हैं? स्विमिंग के लिए इसे यूज करते हैं। मतलब कहने का कि ये जो एक ही जगह से ओरिजिन हुआ इन सब स्ट्रक्चर का, दिस ऑल आर फोर लिम्ब्स, एक ही ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है, लेकिन सबके अंदर फंक्शंस अलग अलग है। सो दिस इज अबाउट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक बेसिक सा डिफरेंस। अब हम इसे समझ सकते हैं। पहले एक काम करो, आप इसको हल्का सा नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो वही चीज यहां पर ये कहता है कि इन ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन टू ए स्पेशीज, सिर्फ टू नहीं, हम यहां पर टू से ज्यादा स्पेशीज को भी लिख सकते हैं। फॉर समझने के लिए हम यहां कह रहे हैं कि टू, और यहां पर एक चीज याद करो, टू और मोर स्पेशीज हैव कॉमन एंसेस्टर्स but they develop different characteristic because of the change in the environment to which they adapt slowly and giving rise to a new species। अब यहां पर जो हमने डिस्कस किया दैट इज की वेल वो भी एक मैमल है, बैट की बात करें तो वो भी मैमल है, वी ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स, चीता भी मैमल है। तो इन सबके फोर लिम्स का लेकिन फंक्शंस हमें अलग अलग देखने को मिला। कहने का मतलब है कि दे हैव द कॉमन एंसेस्टर्स, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वेल की बात करें तो उसका एडेप्टेशन ऐसा कुछ है कि वो पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो यहां लैंड के ऊपर ही सर्वाइव करेगा। चीता की बात की जाए तो चीता का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जंगलों में पाया जाता है, उसे रनिंग करना है, शिकार करना है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। बैट की बात की जाए तो वो उड़ता है, तो उसे अपना अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना था। तो कहने का मतलब है कॉमन एंसेस्टर्स है, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो चेंजेस देखने को मिले अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं
उसमें वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया धीरे धीरे, और फिर वो एक नए स्पेशीज के रूप में चले आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहले ह्यूमंस की बात करें तो बहुत समय पहले जब रामापेथिकस वगैरह का जमाना था, जब ह्यूमंस ने स्टार्ट ही किया था, ह्यूमंस लाइक अपीयरेंस जो है इस धरती पर आना शुरू हुआ था, उस समय देखा जाए तो 4 पैरों पर चला जाता था। धीरे धीरे चेंजेस हुए, होमो हैबिलिस तक कहानी आई, होमो इरेक्टस बना, होमो सेपियंस बन के आए, तो आज 2 पैरों पर चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा हमारा काम वैसा हमारे बॉडी में चेंजेस, उस तरीके के हमारे अंदर एडेप्टेशन। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि चेंजेस आते हैं, और इस तरीके से जब इवोल्यूशन होता है तो हम इसे अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रखते हैं कि एक ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शन में सबने मूव किया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू, अब यहां पर जो हमसे ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात की जाए तो वहां पे कहते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू द चेंज इन द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में वो रहना है, किस पीएच में रहना है, सनलाइट लेवल एक्सेट्रा, पानी में रहना है, धरती पे रहना है, जंगल में रहना है या फिर कहीं और रहना है, इन सब पे डिपेंड करता है। और बायोटिक फैक्टर्स लाइक लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, इन सब पे डिपेंड करता है। The driving force behind the divergent evolution is the adaptation to a new habitat and changing environmental condition। तो कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स, कि किस इन्वायरमेंट में वहां हमें रहना है, किस तरीके का चेंजेस हमें देखने को मिला। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और फिर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमें होमोलोगस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ समझने के लिए हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से उसे यहाँ कंपेयर कर दिया है। आपसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ नहीं पूछा गया है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है इसे लिखने की। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने इसे कंपेयर कर दिया ताकि हम समझ सकें। आप एग्जाम में इस वाले चीज को नहीं लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरा पूरा मिलना है। आपको लिखना है ये, आपको लिखना है ये, समझ गए? इसको भी आप नोट कर लो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि You have studied the story of pepper moths in England had the industries। ब्रेक लेते हैं, याद करते हैं लेक्चर्स को। पेपर मोथ की कहानी इंग्लैंड की जो थी वो, उसके बारे में कौन नहीं जानता, उसके बारे में क्लास 12 के स्टूडेंट्स कैसे नहीं जानेंगे। और तब जब हम अपने सिलेबस के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हम इवोल्यूशन के लॉन्ग आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। जिस इंग्लैंड की ताकत पूरा विश्व जानता था, जिस इंग्लैंड ने इस पूरे धरती पर कब्जा कर लिया, इस धरती के सारे रिसोर्सेस पे कब्जा कर लिया, इस धरती पे जितने भी बड़े बड़े देश थे जहां की आबादी ज्यादा थी, वहां से लोगों को उठाकर काम करवाना शुरू किया। साथ में शुरू होता है इंग्लैंड का डेवलपमेंट, और इस इंग्लैंड के डेवलपमेंट में शुरू होता है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए नए इंडस्ट्रीज का बैठना, और नए इंडस्ट्रीज के बैठने के कारण नया नया एयर पॉल्यूशन होना इंग्लैंड के उस एनवायरनमेंट में। इंग्लैंड के उस एनवायरनमेंट में रिलीज होता है कार्बन के कुछ गैसेस, और ये कार्बन के गैसेस के साथ साथ रिलीज होता है ब्लैक स्मोक। तो कार्बन के कारण यहां पर ब्लैक कलर रिलीज होता है, और इस ब्लैक कलर के कारण पॉल्यूशन चूंकि बढ़ता है, लाइकेन की होती है डेथ, और फिर कहानी में होता है कुछ चेंज। एक ये कारण था इवोल्यूशन का। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस वाज अ सिंपल केस ऑफ पेपर मोथ कि यू हैव स्टडीड द स्टोरी ऑफ पेपर मोथ इन इंग्लैंड। बिल्कुल हाँ, हमने किया है। हैड द इंडस्ट्रीज बीन रिमूव्ड, व्हाट इंपैक्ट कुड इट हैव ऑन द मोथ पॉपुलेशन डिस्कस। अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस इंडस्ट्रीज को रिमूव कर देते हैं तो क्या लगता है कि अब हमें क्या कंडीशंस देखने को मिलेगा, हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की अगर कंडीशन की बात करें तो इंग्लैंड का कंडीशन कुछ ऐसा था कि जब ये 1850s के दौरान जब इंग्लैंड ने पूरे विश्व पे कब्जा किया, इंग्लैंड के अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है, और इस डेवलपमेंट में होता है एक और काम, दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नए इंडस्ट्रीज का बैठना, एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के अंदर हमें एक गैस जिसे हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं, कार्बन गैसेस का यहां पर होता है रिलीज। इसके कारण ये ब्लैक कलर भी रिलीज करता है। यहां पर इंग्लैंड की बात करें तो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है इंग्लैंड का कि यहां पर इसके ट्री ट्रंक के ऊपर बैठे होते थे कौन? इस ट्री ट्रंक के ऊपर बैठे होते थे लाइकेंस,
और ये लाइकेंस वहां पाए जाते हैं जहां पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये लाइकेंस क्या है, वहां से धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। लाइकेंस का होना ये बता रहा था कि इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा शुद्ध है, प्योर है, वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। तो एज अ रिजल्ट क्या था कि यहां पर लाइकेंस कैसे थे, किस कलर में, तो व्हाइट लाइकेंस यहां पर पाए जाते थे। ट्री के ट्रंक के ऊपर ये व्हाइट लाइकेंस बैठे हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि जो मोथ इसके ऊपर आकर के बैठते थे, यहां पर ये दिस इज द मोथ, तो ये मोथ जो आकर के यहां बैठते थे, इनके विंग का कलर भी लाइट होता था, क्योंकि ये व्हाइट बैकग्राउंड जो इन्हें मिल रहा है ड्यू टू द व्हाइट लाइकेंस, लाइट बैकग्राउंड जो इन्हें मिल रहा है, तो लाइट कलर्ड विंग के साथ ये मोथ यहां पर आकर बैठते थे और यहां पर इनका सर्वाइवल अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कार्बन गैसेस रिलीज होते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये लाइकेंस जो हैं वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। और गायब होना शुरू होते हैं तो यहां पर जो व्हाइट विंग्ड मोथ थे, यहां पर इनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें इनका दुश्मन अपना एज अ फूड बना करके ले जाता है। क्योंकि यहां पर अब इस ट्रंक का कलर जो था वो डार्क हमें देखने को मिल रहा था, और इस डार्क के ऊपर जो ये लाइट कलर के मोथ बैठे थे, इनका डिटेक्शन आसानी से हो रहा था, और चूंकि इनका डिटेक्शन आसानी से हो रहा था तो ये दुश्मन का खाना आसानी से बन जा रहे थे। अब क्या होता है यहां पर कि इस तरीके से तो इंग्लैंड की कहानी है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर हम इंडस्ट्रीज को रिमूव कर दे तो क्या होगा। जब हम इंडस्ट्रीज को रिमूव कर देंगे, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहां से इंडस्ट्रीज को अगर रिमूव कर देते हैं, तो इंडस्ट्रीज को रिमूव करने से नतीजा यहां पर यह होगा कि समय के साथ, चूंकि यहां पर पेड़ पौधे भी मौजूद है और पेड़ क्या करेगा, अपने अंदर फोटोसिंथेसिस वो कर ही रहा है। एज अ रिजल्ट क्या करेगा, एज अ रिजल्ट क्या करेंगे, ये प्लांट्स जो हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहां पर H2O के साथ फिर यहां पर जो है जो भी बनता है, जो प्रोसेस है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। साथ साथ यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यहां पर ऑक्सीजन चूंकि रिलीज हो रहा है और कार्बन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे गायब हो रहा है, कहने का मतलब है कि इसका मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन जो है ये भी धीरे धीरे कमता चला जाएगा। और जैसे ही पॉल्यूशन कमता है, वापस से लाइकेन क्या होंगे, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि लाइकेन में क्या है, लाइकेन जो है इनके अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। लाइकेन के अंदर वापस से आ गया ग्रोथ, ये लाइकेन वापस से आकर के बैठ जाएंगे इन ट्री ट्रंक के ऊपर, और वापस से ट्री ट्रंक के ऊपर जैसे ही आकर के बैठेंगे तो ये डार्क विंग्ड मोथ जो है उनके लिए परेशानी हो जाएगी। तो ये डार्क विंग्ड मोथ चाहेंगे कि ये वापस से अपने विंग का कलर लाइट करें, तो एक रिवर्सल डायरेक्शन में हमें एक इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो कहता है कि द स्टोरी ऑफ पेपर मोथ इन द इंग्लैंड हैपेंड बिकॉज इन द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द लाइकेन डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ने से उनका सर्वाइवल खत्म हो गया। शुड कवर द ट्री ट्रंक्स मेकिंग देम डार्क कलर था ट्री ट्रंक मेकिंग देम डार्क। Now had the industries been removed, the pollution level would have gone down. Pollution level नीचे जाएगा, पॉल्यूशन लेवल नीचे जाने से अलाउिंग लाइकेंस टू ग्रो बैक, और इसी कारण लाइकेंस वापस से ग्रो कर सकते हैं, और वापस से जब ये ग्रो करेंगे तो ये डार्क विंग्ड मोथ का सर्वाइवल वापस से मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मोथ क्या करेंगे, वापस से डार्क से ये अपने आप को लाइट कलर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और द नंबर्स ऑफ व्हाइट विंग्ड मोथ वुड हैव गॉन अप अगेन, और वापस से इनका जो संख्या है व्हाइट विंग्ड मोथ का वो वापस से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, बढ़े आगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी ज्यादा आसान है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के। फिलहाल हम देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को कि चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। कहता है व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स इन द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन। तो डार्विन के थ्योरी में, डार्विन ने जो इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी दिया था उसके दो की कॉन्सेप्ट्स थे, दो की कॉन्सेप्ट्स थे उसके। दोनों क्या क्या थे, एक था ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दो की कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन थ्योरी में दिया था।
पहला था ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन आर दी टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कहने का कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके अंदर इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उनमें ये दो की कॉन्सेप्ट दिया था। पहला कॉन्सेप्ट था दैट इज द ब्रांचिंग डिसेंट। ये क्या होता है? तो ब्रांचिंग डिसेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल कॉमन डिसेंट। तो यहां पर इनका कहने का मतलब है कि एक न्यू स्पीशीज का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? न्यू स्पीशीज का जन्म हो रहा है फ्रॉम ए सिंगल कॉमन डिसेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था समथिंग समथिंग अबाउट कि कॉमन ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है, फंक्शंस अलग अलग है, अपने अपने अडेप्टेशन में चले गए, एक नया स्पीशीज बनकर के तैयार हुआ। तो कुछ इस तरीके की कहानी, एक नया स्पीशीज का बनना। और दूसरा है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल ऑफ द सेलेक्टेड एंड पास फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी ओवर जनरेशन। दैट इज द नेचुरल नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज ट्रेट्स विच help an organism to survive survive in changed condition। और नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नेचर में सेलेक्ट किया जाता है जो फिट है उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। जैसा इन्वायरमेंट है, अगर उसमें वो फिट बैठ रहा है तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिट है वो सर्वाइव हो रहा है, जो फिट नहीं है वो सर्वाइवल उसका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन या इसका आंसर दैट इज कि अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो दो की कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। नंबर 1 वाज द ब्रांचिंग डिसेंट एंड नंबर 2 इज द नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट की बात करें तो यहां पर एक नए स्पीशीज के ओरिजिनेशन की बात की जा रही है एंड नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वेरिएशंस आ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो फिट है वो जो इस नेचर के लिए सुटेबल है उसका सर्वाइवल होगा और जो सुटेबल नहीं है उसका सर्वाइवल नहीं होगा। बस ये दो की कॉन्सेप्ट्स हैं इवोल्यूशन थ्योरी में जो डार्विन साहब ने हमें बताया था। ठीक है, इसको याद करना जरूरी होता है क्योंकि डार्विन को जो है वो इवोल्यूशन चैप्टर में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनके थ्योरीज को याद रखना जरूरी होता है। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। हमारे सामने चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। पांचवें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा, पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि टू ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से डेजर्ट। तो हमें किसी दो ऑर्गेनिज्म को उठाना है, ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज डेजर्ट। मतलब कहने का मतलब है कि डेजर्ट में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने देखा। इसका कहना है कि शो सिमिलर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज टेकिंग एग्जांपल्स डिस्क्राइब द फेनोमेनन। अब कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कुछ और नहीं, दैट इज अ डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट है। डेजर्ट कहने का मतलब है कि डेजर्ट कहने का मतलब है कि यहां पर जो है, यहां पर जो वाटर है, वाटर बहुत ही कम पाया जाएगा। ठीक है, वाटर कम पाया जाएगा। तो अब कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में रहेंगे, इस डेजर्ट वाले इलाके में रहेंगे, उनके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो यूज ऑफ वाटर जो है, यूज ऑफ वाटर जो है उसको वो कम कर दें। क्योंकि अगर वो यूज ऑफ वाटर को कम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि पानी की कमी के कारण उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो उनके बॉडी के अंदर वो चेंजेस लाने होंगे, उनके बॉडी के अंदर वो सारी चीजें बदलेंगी, उनका जो अंदर का जो जेनेटिक उनका जो मेकअप है वो चेंज करेगा। जेनेटिक मेकअप चेंज होने से फायदा ये हुआ कि उनके अंदर बहुत सारी चीजों का जो जैसे कि अगर इंसान का एग्जांपल लेते हैं तो इंसान को जरूरत है कि जब इन्हें प्यास लगती है ये पानी पीते हैं, जब जरूरत फील होती है तब ये पानी पीती है। लेकिन डेजर्ट्स में ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास 24/7 वाटर अवेलेबल है। लेकिन डेजर्ट की बात करें तो जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूर दूर तक जहां पर पानी नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हें पानी की जरूरत होती है तब वो क्या करेंगे, तो ऐसे में वहां पर स्टोरेज ऑफ वाटर उनके बॉडी के अंदर हो रहा होता है। जब जरूरत होती है तब उसके बाद वहां से वो पानी लेते हैं। तो इस तरीके का चेंजेस लाना होता है। तो मतलब फिलहाल यूज ऑफ वाटर को कम करना होगा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर हम नॉर्मल एरियाज के प्लांट्स की बात करें तो नॉर्मल एरियाज में ये जो लीव्स हैं इसके अंदर क्या होता है, इस नॉर्मल एरियाज में जो ये लीफ है इसके अंदर हो रहा होता है दैट इज दी वाटर वेपर्स यहां से निकल रहे होते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन से निकल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डेजर्ट की बात करें, अगर हम लोग डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट वाले केस में हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी कैक्टस का पेड़ है तो उसके अंदर ये मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्पाइंस ने क्या किया कि इसके सरफेस एरिया को डिक्रीज करवा दिया। इसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है
और सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है कि ये जो ट्रांसपिरेशनल रेट है, ये ट्रांसपिरेशनल रेट जो है ट्रांसपिरेशन का ये कम हो जाता है, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन जो है ये कम हो जाता है, ठीक है। अभी ट्रांसपिरेशन कम हो गया, लॉस ऑफ वाटर कम हो गया, ऐसे ही भी पानी यहाँ पर नहीं था, और जो भी पानी था अगर ट्रांसपिरेशन से निकल जाता तो इसके पास क्या पानी बचता, तो दैट इज वाई इसके अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ। तो जैसा इन्वायरमेंट है उस तरीके का उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और हमें एग्जाम्पल लेकर के इसे समझाना था, हमने कोशिश की इस चीज को। कहता है कि दो ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द सेम एरियाज वुड शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और यहां पर इवोल्यूशन कैसा होगा, तो कन्वर्जेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि कैसे भी हो उन्हें अब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के दौर पे अपने आप को सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल कहने का कि अगर ओरिजिन भले ही उसका एक का ओरिजिन ये है, दूसरे का ओरिजिन ये है, तीसरे का ओरिजिन ये है, चौथे का ओरिजिन ये है, लेकिन यहां पर क्या होगा, चूंकि ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है और यहां पर सरवाइव वही कर पाएंगे जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी का यूज कम करे, पानी का लॉस कम करे। तो वैसे में क्या होगा, चूंकि पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो वैसे क्या होंगे, ये अगर इस एरिया में आते हैं, ये अगर इस एरिया में आते हैं, अगर ये इस एरिया की तरफ मूव करते हैं, ये सारे के सारे 4 बना दिया, यहाँ पे 2 की बात की जा रही थी। तो ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ मूव करते हैं तो इनके अंदर देखना होगा एक ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि इनका फंक्शन से एक तरफ सेम जा रहा है। तो दिस इज अबाउट द, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अबाउट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कह रहा है कि दे अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट व्हिच इज बेनिफिट टू देम। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक drought resistant plants in the desert like orchids, agaves, aloes, etc. They are morphologically different but they store mucilaginous and water. तो मतलब इनका जो ओरिजिन है ये अलग अलग है, लेकिन फंक्शंस में ये सेम कर रहे हैं। वाटर को यहाँ पर इनको होल्ड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही चीजें, आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का यहाँ पर केस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एनालॉगस ऑर्गन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कि मतलब जिनका ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, काम जो है यहाँ पर ये सेम कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसी के साथ हमने किया अपने 5 सवाल को कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमें क्या देखना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। तो हमने किया कुल अपने लॉन्ग आंसर से 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट। छठा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और छठा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि वी आर टोल्ड दैट इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूइंग फेनोमेनन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। कहना कुछ ऐसा चाह रहा है दैट इज अबाउट द इवोल्यूशन। जैसा कि हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया और अब हम इस चीज को शायद कभी भूले भी ना। तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि ये चलता चला जा रहा है। मतलब जब से इस धरती पर लाइफ आया, लाइफ जो है एक यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर की तरफ शिफ्ट होता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बनते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ह्यूमंस। आज के समय में मतलब लगातार चल रही है इवोल्यूशन। होमो हैबिलिस से तो होमो इरेक्टस भी आए, इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस भी देखने को मिले। और कहने का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज भी हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस भी हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के समय जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हम भी जो है वो चीजों में सुधार कर रहे हैं। मतलब इवोल्यूशन जो है वो आज भी कंटिन्यू है, चल रहा है। वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हम अपने आंख से नहीं देख सकते कि फॉर एग्जांपल कोई इस वाले गली से निकल करके इस वाले गली में जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं। इस तरीके का ये प्रोसेस नहीं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसे हम लोग नोटिस तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह रहा है इज ए कंटिन्यूइंग फेनोमेनन फॉर ऑल लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ये कंटिन्यू है, आज भी हो रहा है। आर ह्यूमंस ऑल्सो इन्वॉल्विंग, जस्टिफाई योर आंसर। और क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया कि हमसे क्या इंसानों के अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है क्या अभी के समय में? इंसानों के अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है क्या अभी के समय में? इसको भी जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सिंपल जान लो कि इवोल्यूशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। दिस मींस दैट इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग इन दिस प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व। वी कैन हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फेनोमेना। तो कहने का मतलब है कि जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशन जो एक ऐसा डायनामिक फेनोमेनन है, ये लगातार चल रहा है, आज भी हो रहा है। हम इंसानों के अंदर भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई पेरेंट्स हैं, कोई इंसान के कोई पेरेंट्स हैं, उनके अंदर किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो चाहते हैं कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रॉब्लम नहीं आए, और बायोलॉजिकली फिर उनके अंदर इवोल्यूशन होता है और वो बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे कि हमने एक मॉस्किटो का एग्जाम्पल लिया था, सॉरी मॉस्किटो कह रहा हूं,
एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स देने से जो वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, एक समय के बाद वो अपने अंदर वो उस रेसिस्टेंस को लाता है, जिसके बाद ऐसा हो रहा है, देखने को मिलता है कि उस बैक्टीरिया जो है वो उस एंटीबायोटिक के देने के बाद भी नहीं मरता, मतलब उसका फिर हमें क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक के डोज को बढ़ाना पड़ता है। पहले अगर एंटीबायोटिक के 2 टैबलेट से हमारा काम अगर हो जाता था, तो ऐसा है आज के समय में अगर ये 2 टैबलेट देने का कुछ ऐसा था कि दिन में 2 बार देना है, एक मॉर्निंग के टाइम में देना है, मॉर्निंग के टाइम में देना है एक टैबलेट, और एक टैबलेट अगर हमें इवनिंग के टाइम में देना है, अगर इससे पहले बात बन जाती थी। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो अभी के समय में टैबलेट्स की जगह हमें इंजेक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है एंटीबायोटिक्स को देने के लिए। अगर इंजेक्शन नहीं ले रहे तो हो सकता है कि 2 से 3 टैबलेट की तरफ कहानी बढ़ जाती है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था ये ज्यादा मजबूत हो चुका है, ये 2 गोली से नहीं मरेगा, अब ये 3 गोली मारना होगा इसको, तब जाकर किसकी डेथ होगी। तो एक तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और वही चीज कहने का मतलब है कि क्या इंसानों के अंदर भी ये हो रहा है? तो बिल्कुल इंसानों के अंदर भी आज भी इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कहता है क्या ऐसा, पहला है दैट इज द लैक्टोज टॉलरेंस जीन। लैक्टोज टॉलरेंस जीन, अगर इंसानों की बात की जाए तो शुरू में जो ह्यूमंस थे उनके अंदर दूध को पचाने की क्षमता नहीं थी। कहने का मतलब है ये जो मिल्क होते हैं, मिल्क जिसके अंदर हमें लैक्टोज देखने को मिलता है, इसको क्या करते, इसको डाइजेस्ट जो है वो हम इंसान जो है वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं था तो दैट इज व्हाई हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी के समय में अगर हम देखें, तो इंसान मिल्क लेते हैं, इंसान यहां पर मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, ठीक है। आज के समय में हम जाते हैं अगर डॉक्टर्स के पास, तो वहां पर भी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं। सम टाइम कभी कभी नहीं भी किया जाता, बट इन सम केसेस स्पेशली जब वो बच्चा छोटा होता है एट दैट टाइम उसे मिल्क लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब बच्चे की उम्र जितनी ज्यादा छोटी होती है वो उतना आसानी के साथ मिल्क का डाइजेशन करवा लेता है। दैट इज वाई कि एक नए जन्मे बच्चे को सिर्फ दूध दिया जाता है और फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर मिल्क का डाइजेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ओल्ड एज में जाते जाते मिल्क का डाइजेशन जो है वो बहुत हद तक खत्म सा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, लेकिन पहले के समय में ये नहीं था, लेकिन अभी के समय में ह्यूमंस जो है वो दूध को पचा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को पचा लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आए। तो वही कह रहा है कि लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क वाज नॉट कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन ऑन अर्लियर पीरियड बट नाउ इट हैज बीन वर्ल्ड वाइड द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय ह्यूमन बींग्स। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले नहीं करते थे, कि पहले हम इसे पचा नहीं पाते थे, अब हम इसे क्या करते हैं, आज के समय में हम इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इजीली हम इसे डाइजेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उस तरीके का सिस्टम तैयार हो चुका है हमारे अंदर, तो हम इसे डाइजेस्ट करते हैं। तो एक तरीके का चेंज आया, ये चीज हमें दिख नहीं रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि क्या ये तुम्हें दिख रहा है, तो ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके का चेंज आया है और इस तरीके के चेंज को हम यहां से फील कर सकते हैं। तो एक तरीके से चीजें सुधर रही हैं। पहले हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अब हम इस काबिल हैं। तो ये हमारे अंदर ये पॉजिटिव साइन है, हमारे अंदर ये पॉजिटिव ग्रोथ है। एंड दिस पॉजिटिव ग्रोथ से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ह्यूमंस के अंदर जो है वो इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरी चीज दैट इज कि मलेरियल प्रोन रीजन्स में जिसे हमने सिकल सेल एनीमिया का जो एग्जांपल लिया था, कि मतलब वो एरिया जहां पर ये मलेरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मलेरिया के कारण बहुत सारे एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के ह्यूज पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। उस केस में क्या है कि जरूरत है कि मलेरिया से लोगों को बचाया जाए। मलेरिया से ह्यूमंस चाहेंगे कि हमारा ये जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ये मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि मलेरिया हमारे बॉडी में इंटर तो करे लेकिन हमारे बॉडी में सरवाइव ना कर पाए। इसके लिए उन्होंने अपने बॉडी में कुछ चेंजेस किए और उस चेंज का नाम है दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। हम इसे अंडर द टॉपिक ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर जरूर पढ़ते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर बहुत हद तक हमारा फायदा करवाता है, जस्ट बिकॉज कि अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, आरबीसीज की बात करें, तो आरबीसीज के अंदर है हीमोग्लोबिन। आरबीसीज की बात करें तो इसके अंदर है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसके पास एक है अल्फा चेन और इसी के पास है एक बीटा चेन। तो इस बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है,
इस बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है, इस छठे पोजीशन पर क्या होता है कि वैलीन का आगमन हो जाता है, और इस वैलीन के आगमन के कारण जो यहां पर हमारे आरबीसी हैं, यहां पर जो हमारा आरबीसी है, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन टेंशन देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन टेंशन के कारण ये कैसा है, तो ये इलोंगेट कर जाता है, और ये इलोंगेशन के बाद ये कैसा हो जाता है, तो ये सिकल शेप का हो जाता है, और ये सिकल शेप का हो जाता है, दैट इज वाई हम इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। और ये सिकल सेल से होने से इससे फायदा ये मिलता है कि यहां पर जो ये मलेरिया है, ये मलेरिया इनके अंदर नहीं हो पाता, ये मलेरिया से नहीं मरते। तो एक तरीके से क्या हुआ, अपने आप को ये बचा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो इंसान के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आज भी ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, आज भी ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। समझ में आई चीजें, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि हैड डार्विन बीन अवेयर ऑफ मेंडल्स वर्क। यहां पर बात की जा रही है डार्विन की, और मेंडल दोनों को यहां पर इस क्वेश्चन ने इंक्लूड कर लिया, और कह रहा है कि क्या आपको पता है कि डार्विन जो है वो मेंडल के काम को जानते थे, मेंडल्स वर्क। वुड ही बीन एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन डिस्कस। तो कहने का मतलब है कि आपको पता है कि डार्विन ने मेंडल के वर्क्स के बारे में पढ़ाई की थी, मेंडल ने जो काम करके हमें दिया, दैट इज मेंडल ने क्या काम किया। तो मेंडल के काम की बात करें तो मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया था, मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया था, और इनहेरिटेंस के ऊपर काम करने के बाद मेंडल ने बताया था कि किस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने माँ बाप जैसा दिखता है। मेंडल ने यह चीज हमें बताया था कि बच्चों में जो चीजें उनके माँ बाप से ट्रांसफर होती हैं, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है, और इसके साथ साथ मेंडल ने कुल 3 लॉ भी दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉज की मदद से मेंडल ने इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझाया। सब कुछ क्लियर था। अब आते हैं यहां पर, अब हमारे पास ये काम किया था हमारे मेंडल साहब ने, अब हमारे पास आ गए डार्विन। अब डार्विन साहब जो थे, डार्विन साहब ने हमें बताया इससे जुड़े वेरिएशन और इससे जुड़े इवोल्यूशन के बारे में। चूंकि यहां पर इन्होंने 3 लॉ के बाद ये भी बताया था कुछ कि यहां पर वेरिएशन आता है, हूबहू अपने माँ बाप जैसे नहीं दिखते हैं, सारी चीजें हुई थी। तो कहता है कि डार्विन इज क्रेडिटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन डिड नॉट नो अबाउट द सोर्स ऑफ दिस वेरिएशंस, ही वाज अवेयर ऑफ द मेंडल्स वर्क। वो मेंडल वर्क के कामों से अवेयर थे। डार्विन जस्ट इग्नोर्ड द इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फिनोटाइपिक मेंडल and would have been able to explain the origin of variation। तो कहने का मतलब है कि डार्विन इसके बारे में जान रहे थे, लेकिन डार्विन ने जस्ट इसे इग्नोर किया, और फिर क्या किया इन्होंने, would have been able to explain the origin of variation, और फिर भी इन्होंने वेरिएशन के बारे में बताया। In both Mendel's and Darwin's theories, gene were playing a role, but they remained unaware of it। तो यहाँ पर एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के कारण, इन दोनों ने ये चीज बताया था कि यहां पर जो है वो जीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसने, तो मेंडल ने और डार्विन दोनों ने बताया था। इसलिए इन दोनों को बहुत ही महान माना जाता है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इवोल्यूशन वाले इस पार्ट में, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया था, इतना बड़ा काम किया था कि एक ने तो इसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, और एक ने इवोल्यूशन की थ्योरी दे दी। तो मतलब लाइफ कहां से आया, कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, इन सब के बारे में इन्होंने बता दिया। तो क्या है कि genes were playing an important role but they remain unaware of it। Darwin believed that the changes were occurring and accumulating so that the possibility of Darwin's explaining the source of variation is high। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डार्विन और मेंडल ने अपना अपना काम किया था। फिर डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था कि जो फिटेस्ट है उसका सर्वाइवल होना है, जो फिट नहीं है उसका सर्वाइवल नहीं होना है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ इस क्वेश्चन को भी देखा। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से किया है हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने डाउट्स को पूछें। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ध्यान से वीडियो को देखना है और अपने लैंग्वेज में, अपने खुद के लैंग्वेज में भी इन क्वेश्चंस का आंसर करने की हमें कोशिश करना है। तो
इस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को बेटर बनाएंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में रॉक करेंगे। अगर एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया तो हम बिल्कुल अपने नीट एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या फिर वो हिंदी मीडियम हो, आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड, सबकी तैयारी करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जाना होगा www.magnetbrains.com पे। यहाँ जाना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत तगड़े तरीके से करना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है, अपने कैरियर को बहुत ही मस्त बनाना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।